नमस्कार दोस्तों। आजकल जहां हम ये सुनते हैं कि जो डेयरी फार्म है ये बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है, ऐसी जो समय है इसमें हम आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो ना केवल डेयरी फार्म बहुत अच्छे से चला रहे हैं बल्कि लाखों रुपए की आमदनी भी कर रहे हैं। केवल 15 गायें रखकर 25 लाख रुपए का जो दूध है उसका ये उत्पादन कर रहे हैं। और आज हम ऐसे बेहतरीन व्यक्ति से वो सारे राज जानने वाले हैं जिसकी वजह से जो डेयरी फार्म है इसकी सफलता और असफलता तय होती है। इसके खाने से लेके इसकी ब्रीडिंग से लेके किस तरह का शेड बनाया जाता है, हर बारीक चीज पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज इसी तरह जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने डेयरी फार्म को बिल्कुल सफल उत्पाद बना दिया है, उनसे मिलने हम उनके डेयरी फार्म पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं श्री प्रदीप जी परमार का। ग्राम फरड़, जिला शाजापुर में हम आए हुए हैं। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए प्रदीप जी कि क्या जो डेयरी फार्म है इसको करना बेहद आसान है। सबसे पहली शुरुआत हम यहीं से करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारी बारीकियों पे चर्चा करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि जो लोग हैं वो जो भी पशुपालक परेशान है वो सारी चीजों को जाने। तो सबसे पहली जो सबसे कठिन सवाल है उसी से शुरुआत करते हैं कि क्या जो डेयरी फार्म है इसको करना बहुत आसान है? आसान तो ऐसा नहीं है। देखो, आसान का ऐसा रहता है कि कोई सी भी चीज़ आसान नहीं रहती, अपने को आसान बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप जॉब भी करते हो जी। तो जॉब में भी ऐसा है कि आप सुबह 9 बजे जाओगे तो शाम को 9 बजे ही आप घर पहुंचोगे। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि आपको थोड़ा इसमें पूरा सीखना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। जी। आप ये नहीं समझ सकते हो कि आपने 2 गाय बांध दी और की लेबर के भरोसे छोड़ दी आपने, मतलब आपको खुद को देखना पड़ेगा। लेकिन इसका ये है कि टाइम टू टाइम आपको देखना, सुबह देखना है एक और एक शाम को देखना है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है, फुल प्रॉफिट है। लेकिन आपको उसके लिए अच्छी गाय खरीदना पड़ेगा, जिसके बाद अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी। और हर चीज़ को जानना पड़ेगा आपको गहराई से, जब आप प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है गाय बांधने से कोई की धंधा प्रॉफिट का नहीं है ऐसा। जी। प्रदीप जी, मुझे ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि हमारे पास विकल्प के रूप में जो डेयरी फार्म है ये मौजूद है। जिस तरह से कोई व्यक्ति नौकरी करता है उसी हाँ तरह से हम डेयरी को एक व्यवसाय के रूप में जी। चुनते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ तक ली है और नौकरी की बजाय आपने डेयरी को क्यों चुना? देखो, ऐसा है कि मैं पहले जैसे लॉकडाउन के बाद मैंने डेयरी स्टार्ट किया है। जी। लॉकडाउन के पहले मैं भी एचडीएफसी में काम कर रहा था। जी। समथिंग अच्छा अर्न कर रहे थे। सुबह काला पीपल रहता था मैं, जी। वहीं से अप डाउन करता था। शाम को सुबह 9 बजे जाते थे, शाम को 9-10 बजे घर आते थे। जी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा परिस्थिति बनी कि जो हम काम कर रहे थे वो चीज़ सब ऑनलाइन हो गया, तो उस कारणवश हमें वो जॉब छोड़ना पड़ा। जी। तो हमने एक ऐसा रुझान समझा कि कोई ऐसा काम कर ले कि थोड़ा फ्री भी हो जाए और पैसा भी अच्छा अर्न कर ले। जी। और अपने पास के ज़मीन भी थोड़ी ज़्यादा है तो उसमें भी अपने हाथ बढ़ जाएंगे सही बात और है। सब काम हो जाएगा। इसीलिए हमने ये सोचा कि ऐसा कर लेते हैं। जी। फिर हमने धीरे धीरे डेयरी स्टार्ट किया जी। और उसी को धीरे धीरे रन किया। पहले 2 गाय ली, फिर 4 लेके आए, फिर धीरे धीरे करते रहे। ठीक है। तो प्रदीप जी, अब ये बताइए कि जो डेयरी अगर कोई शुरू करना चाहता है तो वो किस तरह करे? और क्या आपने जब डेयरी शुरू की तो पहले कोई ट्रेनिंग ली है या आपने खुद ने कर करके सीखा है? देखो, मैंने कोई इस विषय में कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। जी। पहले मैं जब जॉब करता था जी। तो जब फ्री टाइम रहता था, जब मैं ही ऐसे वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पे, जी। ऐसे ही धीरे धीरे। और पहले हमारे पिताजी भी जैसे एक गाय भैंस हुई, ऐसे धीरे धीरे देखते थे। और जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि एकदम 10 गाय लाना, अपन ने उनके ही हाथ बटाया। और जैसे हमारे पिताजी खुद फार्मर है और हम भी फार्मर है, तो हम इसी चीज़ से पहले से ही लगे हुए हैं, इसी चीज़ से। अब उसमें हमने ऐसा किया कि जैसे पिताजी भैंस रखते थे लेकिन हमने उसको गाय पे कन्वर्ट किया। बिल्कुल। पहले हमने एक गाय खरीदी, उसको समथिंग मैंने एक गाय खरीदने के बाद 10 दिन बाद एक और गाय खरीदी। फिर उसको मैंने रोटेशन में 6 महीने चलाया है। जी। अपन ने उससे हर चीज़ सीखा है, मतलब धीरे धीरे। जैसे गाय बीमार हो जाती तो क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, क्या दूध का मोरा मिल्किंग, मतलब एक एक चीज़ को सीखा है अच्छी बारीकी से। मतलब उसके हमने बाद जो डेयरी हाँ फार्म है इसमें ट्रेनिंग की बजाय जो खुद ने काम करके जो अनुभव लिया है वो हाँ अपने लिए ज्यादा कारगर है। हाँ मुझे एक चीज और बताइए प्रदीप जी कि जो पशु है वो कहाँ से शुरुआती तौर पर खरीदे जाए? क्या हमें लोकल से खरीदें या कहीं बाहर से लाने जो पशु हैं वो आवश्यक होते हैं? देखो, बाहर से लाने वाली मूर्खता तो होनी नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अपन नए बंदे हैं। अच्छा। बाहर से लाने की कॉस्टिंग इतनी आ जाती, और बाहर का पशु
आपके यहाँ पे आके सेट नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि सेट होगा। जी। क्योंकि हम भी लाए, हमने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। सबसे पहले आप डेयरी की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोकल से गाय खरीदो और 2 टाइम मिल्किंग करके गाय खरीदो किसान के यहाँ पे जहाँ से आप ले रहे हो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कम पैसे में आपको अच्छी गाय मिल जाएगी। गाय आप बाहर से लाओगे, जब आप पूरा 100% सीख जाओ उसके बाद आप कहीं से भी गाय ले आओगे, आप बीमार भी होगो उसको भी सही कर लोगे और हर चीज में मतलब अगर हम जो अपने आसपास से वो गाय खरीदें हाँ। जो जिनकी माँ हमारे पास क्षेत्र में पहले आई थी और अब जो पैदा है वो यहीं हुई हो। हाँ, मतलब यहीं की ब्रीडिंग होना चाहिए। मतलब उसमें ये रहता है कि आपका पशु बीमार नहीं होगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जी। जो भी नया बंदा करेगा उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो उसको पता थोड़ी चलेगा कि क्या क्या सिस्टम बिल्कुल, रहता है। पहले बिल्कुल, थोड़ा पता बिल्कुल। रहना चाहिए ना, जी। जब तो आगे कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा। मतलब बाहर से जो पशु है शुरुआती स्तर पर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हाँ। ये एक जो पशु मालिक है इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का सौदा हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत लॉस उठाना पड़ता है इस चीज जी। में। और मुझे एक बात और बताइए कि जो वर्तमान परिस्थिति है हाँ। इसमें जो डेयरी फार्म है तो क्या उसमें पशु की जो प्रजाति हम क्या रखेंगे इससे भी ये तय होगा कि हमारी डेयरी सफल होगी या नहीं? हाँ, उससे भी फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। जैसे सबसे ज्यादा जो हाई मिलकर रहती है जी। वो सिर्फ एचएपी रहती है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा ये है कि एचएफ को जैसे पहले पहले सरवाइव करने में दिक्कत आता। बिल्कुल। एक बार आपके पास सेट हो जाए, एक बार आपके पास एक बार काविंग कर लेगा जी। और आपके वातावरण में ढल जाएगी और मौसम के हिसाब से आपको थोड़ा खिलाना पड़ेगा। नहीं तो पता चल रहा बरसिंग का सीजन है तो आप बरसिंग ज्यादा खिलाओगे तो निमोनिया की शिकायत बनेगी। मतलब बहुत सी, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से आपको गाय को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है कि वर्तमान में जो दूध है उसका रेट कम है और जो दूध का रेट है वो केवल मात्रा पे तय होता है और फैट परसेंट पे तय होता है। इसके अलावा उसमें कोई गुणवत्ता देखी नहीं जाती है। तो एक ही खेल है कि खेल ही आपको उस मैदान में खेलना है जहां आप क्वांटिटी वाइज डील कर पाएं। हाँ। तो हमें उन पशुओं को रखें जो बहुत ज्यादा दूध देता है। हाँ, सिर्फ दूध से ही रहता है और फेट भी आता है वो तो बिल्कुल। जैसा आप खिलाओगे वैसा पाओगे आप। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और है कि आपके बारे में प्रचलित है कि ओनली एचएफ लवर। हाँ। तो क्या इस चीज से आप किस तरह जुड़ाव महसूस करते हैं और आप क्या मानते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल 100% सही है? देखो, मेरी लाइफ में तो मैं ओनली एचएफ लवर से ही प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे को एचएफ ही पसंद है। जी। क्योंकि अपन ने उस चीज में हर चीज रीड कर लिया है और अपने को पता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो हम एचएफ पे काम कर रहे हैं और मेरे को उसी से लगाव है और मिल्किंग भी अच्छा दे रही है मेरे मतलब अपने को ये दूध भी ज्यादा देती है, लंबे समय तक देती है और अब जो इनको समस्या आती है चेप को उस पर अपना नियंत्रण हो गया है। ये अपन ने ध्यान दे दिया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब हम दूसरे पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे कि भाई जो डेयरी है इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक होती है फीडिंग, खाना पीना, क्योंकि पशु का जो खाना पीना है वो डेयरी का शायद सबसे बड़ा खर्च होता है। जी बिल्कुल। दूसरा जो खर्च होता है, समस्या होती है वो होती है ब्रीडिंग, इनको किस तरह से ब्रीडिंग करवाई जाए। और तीसरा चीज होता है मैनेजमेंट। हम इन बारीकियों को भी पता करें कि ताकि हमारे जो पशुपालक हैं उनको इन सब चीजों की बारीकी पता चले। तो सबसे पहले हम प्रदीप जी बात करेंगे फीडिंग के बारे में। तो आपका क्या मानना है कि जो पशु है उसको किस तरह से खिलाया जाए और किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाए? देखो, ऐसा रहता है कि फीडिंग आपको सही साट पूरा देना पड़ेगा। जैसे आपका पशु 20 लीटर दूध दे रहा है जी तो समथिंग उसको दाना ही दाना 10 से 12 किलो चाहिए। जी। मतलब जब 20 किलो दूध कर रहा तो उसको अपने को बॉडी का भी मेंटेन ख्याल रखना है और गाय दूध भी दे रही है, कैल्शियम भी निकल रहा, फॉस्फोरस भी निकल रहा, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखते हुए फीड आपको भले थोड़ा कम खिलाएं लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला खिलाएं जी। जिसमें कि आपको कुछ मिक्स ना मिले। अदर जी। चीज़ कॉस्टली तो पड़ेगा आपको जी। फीड। जैसे आप पेलेट भी खिला सकते हैं किसी भी कंपनी का। जिसके बाद आप गेहूं का चोकर आता है, हाँ। जिसके बाद चना चूरी, मक्का का मिक्स, मतलब सबका रेशियो बना के खिलाना पड़ेगा आपको। जब फीडिंग का रेशियो सही आएगा कि आपकी गाय बैलेंसिंग फीड में रहे कि आपको बीमार नहीं हो और जिसके बाद जैसे मस्टाइटिस जैसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े आपको। अच्छा, तो क्या मस्टाइटिस फीडिंग पे भी निर्भर करती है? पूरा करेगा ना, बिल्कुल। मतलब मस्टाइटिस पे थनैला की जो बीमारी होती है, ये जो पशु मालिक हैं इनका ये मानना है कि अगर खान पीन में जो कमी अगर रह गई तो थनैला है उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो आपने क्या महसूस किया कि क्या चीज आपने सुधार किया उसके बाद से जो थनैला है वो आपके पास कम हो गया? ऐसा था कि पहले मैं ज़्यादा चूरी यूज़ करता था, काहे की? गेहूं वाली? गेहूं वाली चूरी, मिक्स चूरी। जी। तो उसमें मेरे यहाँ पे मस्टाइटिस की दिक्कत आती थी। मतलब एक गाय को सही करो दूसरी गाय को हो जाता, बिल्कुल। दूसरी गाय को सही करो
तीसरी को हो जाता, और उसमें जिस थन में हो जाता उसमें मतलब दूध का कम रेशियो हो ही बिल्कुल, जाता है 100%। तो हमने वो चीज पे नोटिस किया, फिर उस पे रिसर्च किया पूरा। उसके बाद से जो हमने चेंजेस किए उसमें हमें मस्टाइटिस मतलब 100 में से 10% मिलता है हल्का फुल्का, वो बाकी भी सब बिल्कुल बाकी बिल्कुल ओके, अब कोई मस्टाइटिस की दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये आज से मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर राजकुमार परमार हूँ और इलाज करता हूँ, तो शायद 1-1.5 साल पहले एक गाय थी जिसमें आए थे। हाँ उसके बाद से इन्होंने थोड़ा सा शेड भी बदल दिया है। पहले इनका शेड अंदर था और अब इन्होंने व्यवस्थित शेड बना लिया है। तो जो पशु के बीमार होने की जो संभावना है ये सच में बेहद कम हो चुकी है यहाँ पर। और इनको व्यक्तिगत तौर पे भी मैं पिछले 2-2.5-3 सालों से जानता हूँ, तो मुझे यकीन है कि यहाँ जो हो रहा है और जो बातचीत हो रही है ये बिल्कुल ऑथेंटिक बातें हैं। अब प्रदीप जी मुझे एक चीज और बताइए कि कुछ जो पशुपालक है वो ये करते हैं कि जो भूसा है वो खूब डालते हैं। हाँ वो तो क्या दिन भर पशु के पास भूसा रहना चाहिए या भूसे की जो मात्रा है वो थोड़ी कम ही रहनी चाहिए? देखो ऐसा है, इनका कोई खिलाने से कोई पशु दूध नहीं देता। जी जैसे फीडिंग का ऐसा रहता है कि आपको, जैसे बहुत से मैंने भी देखा है ये चीज, जी 24 घंटे में एक बार खिलाते हैं, जी कोई 3 टाइम खिलाता है बिल्कुल को, और हमारा फीडिंग का टाइम है सुबह और शाम का। जी और हम है ना, जैसे एक गाय दूध देती उसके हिसाब से ही उसका हर चीज मेंटेन रहेगा, हरा भी जी भूसा। हम एक गाय को 2 किलो से ज्यादा नहीं खिलाते, जी कोई ज्यादा मतलब सब लिमिटेड स्टॉक का, और दूध भी निकालते और गाय की बॉडी भी आपको दिखाएंगे। गाय भी मतलब ऐसा नहीं है कि दूध दे रही तो वीकनेस है, वीकनेस भी नहीं रहेगी, मतलब पूरा मैनेजमेंट करके चल रहा है। मतलब बहुत सारा भूसा अनावश्यक नहीं डालना चाहिए। हाँ कोई मतलब का नहीं है, मतलब गाय खिलाने से दूध नहीं देगी, जी गाय जुगाली करना चाहिए तो दूध बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ये अगर आपने जो पुअर क्वालिटी मतलब जिस दाने में दम नहीं है वो कितना भी दे दो, उससे अच्छा है कि आप अच्छी क्वालिटी का थोड़ा भोजन दें। जी और भूसे में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये बेहद कम होती है, केवल वो पेट भरने के काम आ सकता है पर उससे कोई बहुत ज़्यादा शरीर को लाभ नहीं पहुंचता है। हाँ प्रोटीन उसमें लगभग शून्य होता है, केवल उसमें क्रूड फाइबर और थोड़ा सा ग्लूकोज होता है और उसको पचाने के लिए भी पशु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए जो भूसा है वो थोड़ा सा कम उत्पादक होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि कितना भूसा अपन एक जानवर को लगभग एक दिन में खिलाते हैं? समथिंग एक जानवर को 3.5 किलो के समथिंग 24 घंटे की डाइट 3.5 किलो आपने भूसा खिला दिया। आज में अभी जैसे हम माने कि आपने लगभग 15 किलो आपके पास कोई एक टाइम में दूध दे रही है, हाँ। मतलब 30 लीटर वाली गाय है आपके पास हाँ। और आपके डेयरी फार्म में मौजूद भी है, जी तो उसे हम 3.5 से 4 किलो तो भूसा खिला रहे हैं। हाँ, वो 20 किलो 40 किलो के समथिंग हरा दे रहे हैं एक दोनों 24 घंटे में। 24 घंटे में उसको 40 किलो हरा दे रहे हैं। हाँ नेपियर दे रहे हैं उसमें, क्योंकि उसमें भी फाइबर बिल्कुल रहता है, जी। तो इसलिए हम भूसा और भी कम यूज करते हैं। अच्छा भूसा ये इससे भी कम कर रहे हैं? हाँ क्योंकि जो नेपियर है उसको आप डायरेक्ट भले भूसा नहीं दो हाँ हाँ बिल्कुल। नेपियर को, तो उसमें ऐसा डायरिया वायरिया का प्रॉब्लम नहीं हाँ आता, जी मतलब जी जी डाइजेस्ट, जी तो और भी कम यूज करते हैं। जी। और साथ में जो खल और दाना रहता है वो कितना कितना देते वो हैं? जैसे समथिंग 24 लीटर दूध लग रही है गाय, तो उसको 12 किलो, 6 सुबह 6 शाम। मतलब जितना दूध दे रही है उससे आधा हम कंसंट्रेशन दे रहे हैं इसको। हाँ पूरा मैनेजमेंट करके जैसा दूध जी देगी जी उस जी। हिसाब से खिलाते हैं। और हर पशु का रहता है कि इसको इसी मात्रा में देना है हमको? हाँ सबका मतलब दूध के और ड्राई सबका अलग अलग सिस्टम रहता है मतलब। अब एक चीज़ और, हम फीडिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो फीडिंग का जो बात है ये इस तरह तय होती है कि जो अलग अलग अवस्था रहती है पशु की, एक जैसे हम बात करें शुरुआत की जो बछिया होती है उसका जो फीडिंग है, और उसके बाद जब वो बड़ी होकर गाभिन हो जाती है, तो गाभिन होते ही और दूसरी फेज आती है 6 महीने से 9 महीने वाली, और एक फेज आती है जब जनने में उसको 10 से 15 दिन बचते हैं, और एक फेज आती है जब वो जन लेती है और अगले 15 दिन के लिए। ये सबसे मुझे लगता है कि क्रिटिकल पीरियड होता है जब पशु को जो फीडिंग है इस पर ध्यान दिया जाए। तो हम उसमें क्या ध्यान रख रहे हैं और क्या कभी कोई समस्या आई थी हमको, इन बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो ऐसा रहता है इसमें, जैसे बछिया रहती है, जी। अब बछिया को हम है ना फर्स्ट दिन से उसके आगे थोड़ा बहुत काप स्टार्टर खिलाते हैं जी और समथिंग एक टाइम का 3 लीटर दूध पिलाते हैं। जी जैसे 3 सुबह हो गए 3 शाम हो गए, बिल्कुल। उसके बाद 3 महीने तक रेगुलर दूध भी पिलाते हैं, जब तक बछिया खाने लग जाती है जी। और काप स्टार्टर भी उठाने लग जाती है। फिर धीरे धीरे जो रोटेशन रहता है उनका, उसमें डिवर्मिंग भी करते रहते हैं उनकी, और जिसके बाद जैसे उनका चेंजेस होता है उस समय फिर हम हीपर बुलवाते हैं। बिल्कुल फिर उसके पहले काप ग्रोवर भी यूज करते हैं, मतलब 3 महीने तक तो हम काप स्टार्टर देते हैं, जी 3 महीने के बाद काप ग्रोवर देते हैं जी। कि उनकी अच्छी ग्रोथ हो। बिल्कुल उसके बाद 6 से हीपर का 7 फीड। महीने पे पहुंचती है जी। जब हीपर यूज करते हैं, उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन फीड पे आ जाते हैं। जी हाँ जब उस एआई हो जाती है
फिर ट्रांजेक्शन फीड देने लग जाते हैं उसको। जैसे पशु जब गाभिन होता है तो आखिरी के जो 10 से 15 दिन होता है, इसमें फीडिंग किस तरह से की जाए, इस बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। जैसे हमारे यहाँ गाय जनती है, जी। तो जैसे जो 8वां महीना रहता है, जैसे हम ड्राई कर देते हैं उनको, छठे महीने में से ड्राई करने लग जी। जाते हैं, तो 7वें तक सुखा देते हैं बिल्कुल। आराम से धीरे धीरे। जी। तो 7वें के बाद जो 7वां महीना रहता है, जी। जैसे जो लास्ट मंथ बचता है कि अब 8 महीने हो गए, 9वां चालू हो गया, जी। तो हम उनका फीडिंग समथिंग, जैसे गाय की कैपेसिटी 24 लीटर है, तो उसको 8वें महीने से ही 4 से 5 किलो फीड देने लग जाते हैं। जी। वो भी अच्छा कंसंट्रेट और ट्रांजेक्शन, जिससे कि गाय के अंदर जो बच्चा है वो भी ग्रोथ अच्छी करे, और हमारी गाय जब जने, जब अच्छा दूध दे, प्रोडक्शन दिखाए हमें, जो उसने पिछले वेद में दिया उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दिखाया हमें, इसलिए हम 1 महीने पहले से उनकी फीडिंग करने लग जाते हैं। फीडिंग के बारे में हमारी बहुत चर्चा हुई है। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि कोई पशुपालक है वो कहते हैं कि सर हम इसको क्या गुड़ और तेल दे दें अलग से, तो क्या वो देना चाहिए और गर्भावस्था के अंतिम अवस्था में देने में कोई समस्या तो नहीं है उसको? नहीं, ऐसा है, देखो कोई सी भी चीज़ तो लिमिट में दोगे जी। तो अच्छी चीज़ है। जी। या आप सोचो कि उससे होगा फायदा, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जी। जी। क्योंकि मैं तो जो ट्रांजेक्शन रहता है उसी पे भरोसा करता हूँ, उसके साथ जैसे मेटाबोलाइट हो गया, जी। और जिसके बाद आर्डर एच है 10 से 5 ml वो चलते हैं, जिससे कि इनका आर्डर का और जो नस नाड़ी है वो अच्छे से खुल जाए, इसलिए उसी को भी यूज़ करते हैं। अब हम पूरा डेयरी फार्म भी घूमने वाले हैं। इसके पहले हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। आजकल जो डेयरी फार्म है उसमें सबसे बड़ी समस्या है, कई डेयरी फार्म हमने इसलिए बर्बाद होते देखे क्योंकि वो रिपीट ब्रीडर हो गए और जो उनकी गायें हैं प्रदीप जी, वो ठहरी नहीं, वो इस हद तक परेशान हो गए हैं। और वर्तमान समय में जो हमारी गौ माताएं हमें रोड पे दिखती है, उसका भी मूल कारण रिपीट ब्रीडिंग है। जब वो पशु ठहरता ही नहीं है तो एक दिन ऐसा आता है जब जो पशु मालिक होता है, जो डेयरी मालिक होता है, वो अपनी हिम्मत हार जाता है और उस गौ माता को रोड पर वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्या हमारी जो डेयरी है इसमें रिपीट ब्रीडिंग ने हमको परेशान किया है, और कभी किया है तो हम किस तरह से निकले हैं, और वर्तमान में हमारी जो स्थिति है रिपीट ब्रीडिंग के मामले में वो कैसी है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, जब जैसे मेरी जो पुरानी डेयरी थी, जी। उस समय मैंने कोई सा फीड खिलाया था, जी। इससे मेरे पास 8 गाय थी। जी। 8 गाय रिपीट हुई थी एक बार। जी। मतलब जब मेरे को नॉलेज 50% होगा, मतलब रिपीट ब्रीडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद हमने बहुत से ट्रीटमेंट भी करवाए, जिसके बाद उसके बाद 8 गाय 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट भी हुई। मतलब हमने फॉर्मुलेशन लिया, जी। जिसके बाद कुछ इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे कोई एक्सिट करके इंजेक्शन आता है, वो भी हमने लगवाया था गाय को। रिजल्ट आया 100%, पर कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन ये है कि रिपीट ब्रीडिंग का ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, फुल सॉल्यूशन है। जी। वो भी आपकी फीड पे डिपेंड करेगा, रिपीट ब्रीडिंग, कि आपको डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। जी। अब जैसे रिपीट ब्रीडिंग में सबसे बड़ा है जैसे फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी होना गाय के अंदर, और मिनरल की डेफिशिएंसी हो। बिल्कुल निश्चित। अब वो आप दूध तो लगा रहे हो, लेकिन किसान भाई ये क्या कर रहे हैं, दूध लगा रहे हैं, गाय दूध दे रही, लेकिन उसको जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे। मिनरल यूज नहीं करते, कैल्शियम यूज नहीं करते। मतलब ये चीज यूज करेंगे तो आया है, हमें भी दिक्कत आया, लेकिन अब नहीं आ रहा, हमें कुछ भी फेस नहीं करना। अब अपने डेयरी फार्म में मैं देख रहा हूँ 15-20 पशु हैं, गाय हैं, तो क्या इनमें से कोई रिपीट ब्रीडर है अभी फिलहाल? अभी वर्तमान में तो नहीं है। जैसे 1-2 गाय थी जी। तो हमने उनका किया, 6 से 7 बार यही हुई, लेकिन अब कंसीव है। अब वो कंसीव हो गए। हाँ। मतलब अब हमारे पास एक भी गाय ऐसी नहीं है नहीं जो किसी ना किसी मामले में आप टेंशन बनी हुई है। हाँ, जैसे हम क्या रेगुलर मिनरल भी यूज कर रहे हैं, जी। डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट भी दे रहे हैं, और सीपी भी यूज कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या है कि जो ये प्रॉब्लम है ये फेस करने को नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि जो यूरिया वाला फीड होता है, हाँ। ये रिपीट ब्रीडिंग के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि क्या ये वाकई में कारण हो सकता है? हाँ है, ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले फीड खिलाया था, मैं किसी कंपनी का नाम हाँ तो बिल्कुल, नहीं लेना लेना भी चाहता नहीं है जी। पर उसमें यूरिया परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब जैसे आपने सुबह गाय को खिलाया, हाँ। तो आप शाम को बाल्टी भर लें। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि वो यूरिया परसेंटेज से बहुत दिक्कत आता है गाय के अंदर। गर्मी, आपकी गर्मी में इतनी गाय हापेगी, रेड वाटर। मेरी एक गाय है जिसको मैंने खिलाया था, ये 210 नंबर, इसको एक ही 7 दिन के अंदर 3 बार रेड वाटर हुआ था ओहो। पिछले वेद में, और इसने फिर उसी चक्कर में 7वें महीने में बच्चा भी अबॉर्ट कर दिया। ओहो। और ये सब फीड के कारण हुआ था? फिर यूरिया परसेंटेज बढ़ा, गाय के अंदर गर्मी, यूरिन, रेड यूरिन 3 बार 8 दिन में 3 बार हुआ।
और ऐसा नहीं जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ठीक भी हो जा रही, फिर रिटर्न 4 से 5 दिन बाद फिर वापस हो रहा, ऐसा हुआ है। यूरिया वाला फीड आजकल बहुत प्रचलन में है। उसका कारण है कि जो फीड कॉस्ट है, जो पशु के खाने की जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती जा रही है। इसलिए क्या करते हैं, उसमें यूरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यूरिया जब मिलाते हैं तो जो पोषक तत्व है उसके बड़े हुए माने जाते हैं और उससे प्रोटीन, जो शरीर में प्रोटीन की पूर्ति है वो बहुत सस्ते रूप में हो सकती है। इसलिए आजकल जो यूरिया वाला फीड है ये बहुत आसानी से हर जगह मिल रहा है और हर कंपनी ने एक आध प्रोडक्ट तो यूरिया वाला जरूर निकाल ही रखा है उनका, और उसमें यूरिया की मात्रा 1% अधिकतम तय की हुई है। लेकिन कुछ मामलों में तो ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा शायद वो देते होंगे। नहीं, जो बोलते हैं ना कि हमारे फीड में दूध बहुत ज्यादा है, जी तो वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी। मतलब आपको है तो जैसे हमने बहुत से अभी में 7-8 महीने हो गए हैं जो रेगुलर फीड खिला जी रहे हैं। जी जी कोई बोल रहा जैसे जहाँ से दाना आ रहा बोले ये नया फीड आया। हमने बहुत से 2-3 कंपनियों के नाम तो नहीं बताऊंगा, ऐसी की गाय के थनी चले गए, ओहो ऐसे मास्टाइटिस हुए कि हमने कोबाक्टिन तक लगा दिया जब भी गाय ठीक नहीं जी हुई। जी जी मतलब पूरा स्टेज वाइज इलाज करके देख लिया, जब भी मतलब ज्यादा फीड भी चेंज नहीं करना चाहिए, जो रोटेशन में खिलाते हो जो वही एडजस्टमेंट खिलाना पशु का हो जाए वही फीड अपने को लंबे अवधि में रखना चाहिए। हाँ, उससे बिल्कुल भी रिपीट में भी नहीं आएगा। फिर जैसे आपने रेगुलर, जैसे मैं फीड 8 महीने से खिला रहा हूँ, जी मेरे को 8 महीने से समथिंग 15 से 20 फोन आ गए कि ये फीड यूज करो ये, लेकिन मैं उस चीज को इग्नोर करता हूँ और उनसे बोलता हूँ स्टाम्प पेपर पे लिख दो, हाँ मैं सब यूज कर लूंगा, लेकिन मेरी गाय को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आप रहो। तो ये इसके मतलब बाद तो फिर कुछ बातें ही नहीं होती हाँ, होंगी। फिर फोन नहीं आता मेरे पास। हाँ,